नमस्कार, मैं हूं नरेश भारी, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर। आज हम प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक में मैकियावेली पढ़ेंगे। मैकियावेली का काल 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी था, यानी 1469 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक था। मैकियावेली का स्थान भारत में जो स्थान कौटिल्य और या चाणक्य को है, यानी यथार्थवादी, शासन कला में माहिर या शासन कला के सूत्र और व्यवहारिक राजमर्मज्ञ, कूटनीतिक, इन चीज़ों के लिए भारतीय परंपरा में जो स्थान कौटिल्य को प्राप्त है वही पश्चिम परंपरा में मैकियावेली को प्राप्त है। मैकियावेली को आधुनिकता का अग्रदूत भी कहा जाता है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। ये हम इस लेक्चर में और आने वाली इसी सीरीज़ के अन्य लेक्चर्स में देखेंगे कि क्यों मैकियावेली कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। मैकियावेली की प्रमुख रचनाएं थी प्रिंस, डिस्कोर्सेस एंड युद्ध कला, द आर्ट ऑफ वार। प्रिंस जो उनकी रचना है उसमें वो मेडिची घराने के गुइलियानो जो प्रिंस हैं, जो राजकुमार हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो प्रिंस में किस राजकुमार से आशा करते हैं। तो मेडिची घराने के गुइलियानो से ये आशा करते हैं कि वो इटली का एकीकरण करेंगे। मैकियावेली के टाइम इटली में 5 तरह के राज्य थे, ये हम देखेंगे। तो वो प्रिंस में गुइलियानो से आशा करते हैं कि गुइलियानो जैसा वो चाहते हैं वैसा रोल प्ले करेंगे और इटली को एकीकृत करेंगे। मैकियावेली यथार्थवादी विचारक हैं। मैकियावेली इसीलिए आधुनिक राजनीति शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं क्योंकि जो यथार्थ का पुट उनके दर्शन में मिलता है वह पहली बार इतने स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। दूसरा, मैकियावेली नैतिकता और राजनीति के मध्य जो संबंध है और राष्ट्र राज्य संकल्पना पर जो जोर है उसकी वजह से भी एक अपनी अलग विशिष्ट पहचान रखते हैं। आज हम देखते हैं कि मैकियावेली को युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? देखिए, युग का शिशु से क्या तात्पर्य है? युग के शिशु से तात्पर्य है कि मैकियावेली जिस युग में रह रहे थे उस युग का जो संदर्भ था उसकी उपज हैं, यानी उनके राजनीतिक विचार हैं वो समय, काल, परिस्थितियां उनसे प्रभावित हैं और ना केवल प्रभावित हैं, वो उनकी उपज हैं। तो यह बात मैकियावेली के लिए कही जाती है। जैसे डेनिंग ने कहा कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंसवासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। तो पहला तो यह प्रश्न उठता है कि क्या सिर्फ मैकियावेली ही था, अन्य राजनीतिक विचारक नहीं थे? देखिए, कोई भी राजनीतिक विचारक हो वह अपने समय के संदर्भ से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। आप किसी भी विचारक को उठा लीजिए, जैसे होब्स है, तो होब्स के समय चूँकि युद्ध का टाइम था, तो होब्स गृह युद्ध का टाइम था, तो होब्स के विचार हैं उनमें आप देखेंगे कि वह उसने व्यक्ति की जो नेचर को माना है वो बहुत ही दुष्ट, चंचल और अपराधी प्रवृत्ति का माना है। लेकिन रूसों के समय शांति थी, तो रूसों ने मानव की नेचर का अलग दृष्टिकोण देखा है। तो केवल मैकियावेली ही नहीं, सारे राजनीतिक विचारक, सामाजिक विचारक, सभी जो विचारक होते हैं वो अपने जो जिस कॉन्टेक्स्ट में वो पले बड़े होते हैं उनका विचारों को शेप देते हैं। और ये बात विचारों पर लागू नहीं होती, विचारकों पर ही लागू नहीं होती, अपने खुद पर भी लागू होती है कि जिस संदर्भ में हम रह रहे हैं वो हमारे विचारों को आकार देता है। लेकिन ये बात मैकियावेली के, यह प्रश्न मैकियावेली के मामले में
विशेषकर इसलिए उठता है कि मैकियावेली ने उन परंपराओं का ज़्यादा स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व किया जिन परंपराओं में, जिस संदर्भ में उनका पालन पोषण, जिन संदर्भ में उनका जीवन गुजरा था। तो मैकियावेली का जो काल है वह एक तरीके से पुनर्जागरण का काल है। पुनर्जागरण, रिनेंसा, आपने विश्व इतिहास में पढ़ा होगा। रिनेंसा क्या थी? रिनेंसा मध्यकाल का जो अंधकार का समय था, अंधकार का युग था एक तरीके से। अंधकार का युग इन दैट सेंस कि उसमें धर्म का बोलबाला था और मनुष्य के जीवन के हर पहलू में धर्म इस कदर हावी था। धर्म की निरंकुशता, भ्रष्टाचार, एकदम मानवीय विवेक से दूर, ये जो समय था जिसमें माना गया कि मानव ने कोई प्रगति नहीं की, इसको इस मध्यकाल के युग से में एक नई किरण पनपी, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। इसका आधार था प्राचीन काल की यूनान और रोम का जो साहित्य, कला, ये परंपरा थी। ये एक नई किरण के रूप में पनपी। तो ये जो पुनर्जागरण है सेबाइन ने भी कहा कि उसके युग का कोई भी अन्य व्यक्ति यूरोप के राजनीतिक विकास की दिशा को इतनी स्पष्टता के साथ नहीं देख सका जितनी स्पष्टता के साथ मैकियावेली ने देखा था। कोई भी अन्य इटली को इतने अच्छे रूप से नहीं जानता था जितना कि मैकियावेली। इसी वजह से मैकियावेली को युग का शिशु कहा जाता है कि उसमें जो उसके चारों तरफ का जो संदर्भ है उसको देखने की और उसको समझने की और उसे प्रकट करने की, उसका सॉल्यूशन करने की जो सबसे ज़्यादा मात्रा में और स्पष्ट मात्रा में दिखती है। इसी वजह से मैकियावेली को युग का शिशु कहा जाता है। तो वो कौन सी परंपराएं थी जो प्रकट हो रही थी? पुनर्जागरण युग की जिन बातों का मैकियावेली पर सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा वो थी शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। इन्हें हम वन बाई वन भी समझेंगे आगे। राष्ट्रीयता की भावना, पुनर्जागरण, धर्म और नैतिकता का जो संबंध था, मानव स्वभाव संबंधी धारणाएं, ये 5 मुख्य रूप से विशेषताएं थी जिनका मैकियावेली पर प्रभाव पड़ा। शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना, इस समय तक यानी मैकियावेली के लेखन तक 16वीं सदी तक चर्च तथा राज्य की सीमित सत्ता का आंदोलन है वह समाप्त होकर इन दोनों क्षेत्रों में यानी राज्य और चर्च दोनों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। राजतंत्र ने सामंतों की शक्ति तथा पोप ने कौंसिल आंदोलनों की प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं का अंत कर दिया तथा केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई। किसमें? राज्य और चर्च दोनों के क्षेत्र में। जैसे इंग्लैंड में हेनरी सप्तम का शासन स्थापित हुआ, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम तथा लुई द्वादश का शासन स्थापित हुआ, स्पेन में फर्डिनेंड का शासन स्थापित हुआ। ये शक्तिशाली राजतंत्रों के एग्जाम्पल हैं। यानी उस समय अन्य सभी देशों में शक्तिशाली राजतंत्र इस्टेब्लिश हो रहे थे और इसका ही प्रभाव था कि मैकियावेली ने अपने दर्शन में, अपने पुस्तकों में इस प्रकार के निरंकुश शक्तिशाली राजतंत्र का समर्थन किया है। उनकी जो किताब है प्रिंस और डिस्कोर्स, उनमें बहुत सी जगह इस प्रकार के राजतंत्र का समर्थन मिलता है। यानी मैकियावेली के लिए एक आदर्श शासन प्रणाली के रूप में राजतंत्र था। दूसरी बात है राष्ट्रीयता की भावना। मैकियावेली के दौर में, मैकियावेली जिस समय लिख रहे हैं, इंग्लैंड, फ्रांस तथा स्पेन में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। राष्ट्रीय एकीकरण से तात्पर्य है कि वहाँ के लोगों ने अपने आप को एक राष्ट्र मानना शुरू कर लिया था। यानी वो राष्ट्रीय एकता की भावना उनमें आ गई थी और वो अपने को उस राष्ट्र के सदस्य होने के नाते अन्यों से पृथक
मानने लगे थे। जैसे फ्रांस के लोगों ने माना कि जो फ्रेंच स्पीकिंग है, यानी फ्रेंच होना पहले है, यूरोपियन होना बाद में है। तो ये जो राष्ट्रीयता की भावना थी यह विकसित हो रही थी। लेकिन इटली में एक राष्ट्र तो दूर की बात, वहाँ तो 5 राज्य बने हुए थे। जैसे दक्षिणी इटली में नेपल्स का राज्य था, मध्य इटली में रोमन चर्च का राज्य था, मिलान का डच्ची, वेनिस और फ्लोरेंस राज्य, ये 5 राज्य थे इटली में। तो ये 5 राज्यों में इटली का टूटा हुआ होना और इनके मध्य युद्ध, फूट तथा ये 5 शक्तियाँ विदेशी शासन था। तो मैकियावेली को यह बहुत ज़्यादा पीड़ा देता था। मैकियावेली घोर राष्ट्रवादी थे, तो और उन्होंने ये देखा कि वो फ्रांस का भी उनको अनुभव था कि इटली का भी तभी उद्धार हो सकता है जब इटली एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो, राष्ट्र के रूप में अपने आप को प्रकट करे। तो मैकियावेली ने मेडिची के गोइलियानो जो प्रिंस थे उनसे आशा प्रकट की कि वो मूसा की भांति विदेशी बर्बरता से इटली को मुक्त करे। तो ये जो राष्ट्रीयता की भावना थी, ये इसका भी मैकियावेली पर प्रभाव है। और इसी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर मैकियावेली ने इटली के एकीकरण की आशा की और इटली के विदेशी बर्बरता से मुक्ति की आशा की। लेकिन मैकियावेली की यह आशा मैकियावेली के समय में नहीं, बल्कि मैकियावेली के 350 वर्ष बाद यानी 1871 में काबूर और गैरिबाल्डी ने पूरी की। हम विश्व इतिहास में पढ़ते हैं इटली और जर्मनी का एकीकरण विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो जो आशा मैकियावेली ने 1513 में प्रिंस में की थी, वो चीज़ 1613 में प्रिंस में जो की थी वह प्रिंस है, वो थोड़ा बोल रहा हूँ, 1513 की है। तो जो आशा प्रिंस में की थी मैकियावेली ने, वो 350 वर्ष बाद पूरी हो पाई। तीसरी जो विशेषता है मैकियावेली की, मैकियावेली पर जो प्रभाव पड़ा उस युग का, वो थी पुनर्जागरण। देखिए, पुनर्जागरण एक तरीके से आधुनिकता के आगमन का प्रतीक है। पुनर्जागरण मध्यकाल की परंपराओं का अंत का प्रतीक है। पुनर्जागरण विवेक की प्रमुखता का प्रतीक है। पुनर्जागरण के दर्शन में मनुष्य केंद्र में है। तो पुनर्जागरण में मध्यकालीन आदर्शों का अंत हो रहा था। ये मध्यकालीन आदर्श क्या थे? जैसे पोप का विश्व साम्राज्य, कि पूरे विश्व में पोप का साम्राज्य होगा। मध्यकाल अंधकार युग कहा जाता है, क्योंकि जीवन के सभी पहलुओं में धर्म का बोलबाला था। और ये सिर्फ धर्म का बोलबाला ही नहीं था, बल्कि धर्म का जो धार्मिक संस्थाएं थी, चर्च, उनका भ्रष्टाचार और चर्च अधिकारियों की विलासी प्रवृत्ति, ये सारी चीज़ें धर्म को और ज़्यादा मनुष्य के जीवन में दूषित प्रभाव पैदा कर रही थी। पारलौकिकता थी। पारलौकिकता यानी मनुष्य को ध्यान में रखकर नहीं निर्धारित हो रहा था ईश्वर की इच्छा क्या है, और ईश्वर की इच्छा क्या है, ईश्वर का न्याय क्या है, ईश्वर का कानून क्या है, यह सब तय कर रहे थे चर्च अधिकारी। और जैसा हमने पढ़ा कि चर्च अधिकारी विलासी और भ्रष्ट प्रवृत्ति में लिप्त थे। सामंतवाद मध्यकाल की विशेषता थी। सामंतवाद, पोप की निरंकुश धार्मिक सत्ता। तो ये जो मध्यकालीन आदर्श और मध्यकालीन विशेषताएं थी, इनका अंत होने की जो प्रवृत्ति है, अंत होने की प्रवृत्ति का आरंभ है, वही पुनर्जागरण था। पुनर्जागरण में ज्ञान और बुद्धि का पुनरोदय हुआ। इसे पुनरोदय इन दैट सेंस कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पुनर्जागरण से पहले मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि या विवेक की बात कहीं नहीं हुई थी, ऐसा नहीं था। प्राचीन काल की
यूनान और ग्रीस की परंपराओं से यह प्रभावित था। इसलिए यह पुनरुदय है कि इसने मध्यकाल में जो ये एंटी रीजन यानी विवेक के विरुद्ध जो विकास हुए थे या विवेक के अगेंस्ट जो अंधविश्वास बढ़े थे उनका खात्मा किया था। तो यूनान और रोम के प्राचीन आदर्शों में आस्था व्यक्त की गई थी और यह कला, दर्शन, साहित्य इन सब में सबसे पहले प्रकट हुआ था। बुद्धि, विवेक, तार्किकता प्रबल हुआ, यानी इनमें लोगों की आस्था बढ़ी, विश्वास बढ़ा। इस दर्शन का केंद्र बिंदु मनुष्य था, न कि ईश्वर। व्यापार बढ़ने, छापाखाना के विकास, कला और तथा यातायात के साधनों के विकास के साथ ही इस नई चेतना का विकास हुआ। इस नई चेतना में स्वतंत्रता की एक भावना थी और फ्लोरेंस, इटली का फ्लोरेंस इस पुनर्जागरण की नई चेतना का केंद्र बिंदु था। हम विश्व इतिहास में पढ़ेंगे कि क्यों इटली ही पुनर्जागरण का केंद्र था, उसकी कई सारी वजह हैं। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि मैकियावेली जहाँ पैदा हुए वह फ्लोरेंस इस नई चेतना का केंद्र बिंदु था। इसी वजह से मैकियावेली ने सामंतवाद के अंत की इच्छा जाहिर किया और सामंतवाद का स्थान उनके दर्शन में राष्ट्रवाद ने ले लिया है और उन्होंने राज्य का सिद्धांत राज्य का सिद्धांत बनाने की बजाय शासन कला पर जोर दिया है। राजनीति को धर्म व नैतिकता से पृथक किया। मैकियावेली ने कहा, मानव स्वयं ही अपने जीवन का निर्माता है। ये जो कोट है कि स्वयं ही अपने जीवन का निर्माता है, यही अपने आप में पुनर्जागरण की भावना को प्रकट करती है कि यहाँ ना कोई चर्च अधिकारी और ना ही ईश्वर उसके जीवन का निर्माण कर रहा है, स्वयं ही वह अपने जीवन का निर्माता है। यह विश्व विकासशील है, इसमें उन्हीं का अस्तित्व रहता है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। एक तरीके से मैकियावेली ने ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो बिचौल लिया है और ईश्वर या धर्म का जो मनुष्य के जीवन में बोलबाला था, उन दोनों को एक ही झटके में खारिज कर दिया। अगली जो विशेषता है पुनर्जागरण की या उस युग की जिसका मैकियावेली पर प्रभाव पड़ा, वह है धर्म और नैतिकता। 15वीं सदी तक पोप के विश्व साम्राज्य का स्वप्न नष्ट हो चुका था, यानी जो मध्य युग का विश्व साम्राज्य का पोप का सपना था वह नष्ट हो चुका था, उसकी अव्यवहारिकता स्पष्ट हो चुकी थी। पोप विलास में जीवन, कुकर्मों में लिप्त, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए और निरंकुशता की लाइफ जी रहे थे। तो ये जो पोप का जीवन था, निरंकुशता के प्रतीक के रूप में जो संत सेवरानोला थे, जिन्होंने चर्च में सुधार की वकालत की थी और लोगों में इनका काफ़ी प्रभाव था। जब फ्रांस का फ्लोरेंस पर कब्जा हुआ तो फ्रांस ने संत सेवरानोला को पहले बंदी बना दिया और फिर उन्हें जीवित जला दिया गया था। तो चर्च की यानी पोप की जो निरंकुशता थी, भ्रष्टाचार था, कुक्रम और विलासी प्रवृत्ति थी, इन सब से क्या हुआ कि लोगों के हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा, विश्वास और आदर कम हुआ था। क्योंकि धर्म का यह जो रूप लोगों ने फेस किया, इससे स्वाभाविक है कि उनका विश्वास कमज़ोर हुआ। और मैकियावेली के युग में यह भ्रष्टाचार और निरंकुशता सिर्फ चर्च तक ही सीमित नहीं थी। राजा भी किसी भी नैतिक पथ को नहीं फॉलो कर रहे थे, नैतिक आदर्शों को तिलांजलि दे दी थी और आम नागरिक का भी नैतिक नियमों से कोई वास्ता नहीं रहा था। तो इन सब के परिणाम स्वरूप मैकियावेली ने जो नैतिकता है उसके बोझ को कैरी करने का अनुशंसा नहीं की। मैकियावेली ने कहा कि राजा के लिए नैतिक होना जरूरी
नहीं है। और उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण माना वो माना राज्य और शासन की रक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। नरेश को यानी राजा को छल बल से राज्य व शासन की रक्षा करनी चाहिए। मैकियावेली ने इटली को पोप के प्रभाव तथा नैतिक बंधनों से मुक्त किया। ये हमने देखा कि मैकियावेली ने कैसे राजा को नैतिकता के बंधन में से बंधे रहने की बाध्यता से मुक्त किया। मैकियावेली ने, देखिए कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि मैकियावेली ने राजा से अनैतिक होने की वकालत की। ऐसा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि राजा को जानबूझकर अनैतिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजा को नैतिकता की बाध्यता को, नैतिकता की बाध्यता नहीं है, यानी राज्य की रक्षा के लिए अगर अनैतिक होना पड़े तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैकियावेली ने शासन कला और राज्य की रक्षा के लिए अपने नरेश को नैतिकता के बोझ से मुक्त किया। यानी नैतिकता का कोई बंधन नहीं है। नैतिकता से उदासीन शासन कला का उन्होंने समर्थन किया। नैतिकता से उदासीन शासन कला का समर्थन किया, जो ये परवाह नहीं करती कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। जब बात शासन के रक्षा की आती है तब नैतिकता इसमें आड़े नहीं आती। जब हम राजनीति में नैतिकता की बात करते हैं तो हमारे पास दो विरोधी विचारक हमारे दिमाग में आते हैं। एक है मैकियावेली और दूसरा है महात्मा गांधी। तो हमने गांधी का पढ़ा था। गांधी ने कहा मीन्स जस्टिफाई एंड्स, मीन्स जस्टिफाई एंड्स, यानी मीन्स हैं साधन और एंड्स हैं साध्य यानी लक्ष्य। कहने का तात्पर्य गांधी का ये है कि आप अच्छा बोओगे तभी अच्छा काटोगे। आप किसी चीज़ को अच्छे मेथड से, अच्छे साधनों से उसे प्राप्त करोगे तभी उसकी अच्छाई बनी रहेगी। यानी अच्छा फल तभी मिलेगा जब आपका उस काम को करने का तरीका, साधन है, नीयत, ये सब अच्छे होंगे। इसीलिए गांधी ने हिंसा का समर्थन नहीं किया। गांधी ने कहा कि जो चीज़ हिंसा के माध्यम से प्राप्त होगी वह अच्छी नहीं होगी, स्थायी नहीं होगी। तो गांधी ने साधन की पवित्रता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और साधन की पवित्रता से ही यह तय होगा कि लक्ष्य कितना उत्तम है, लक्ष्य कितना पवित्र है। लेकिन गांधी से उलट हैं मैकियावेली। मैकियावेली ये कहते हैं कि एंड जस्टिफाई मीन्स, एंड जस्टिफाई मीन्स यानी साध्य की प्राप्ति होनी चाहिए, साधन मैटर नहीं करते। अगर लक्ष्य हासिल कर लिया तो वह लक्ष्य कैसे भी हासिल किया हो वह पवित्र है। यानी सिर्फ लक्ष्य या साध्य ही मैटर करता है, साधन कैसे भी हो। इसी पर आधारित मैकियावेली ने जो राजा है, जो प्रिंस है, उससे नैतिक अनैतिक की परवाह किए बिना लक्ष्य को हासिल करने का अपील की, उसे सलाह दी। तो जब बात राजनीति में नैतिकता की आती है तो ये दो विचारक सबसे महत्वपूर्ण हैं
और दोनों एक दूसरे के उलट हैं। एक सिरे पर गांधी हैं और दूसरे सिरे पर मैकियावेली है। तो इसी वजह से मैकियावेली, जो मैकियावेलियन होना है यानी मैकियावेली की परंपरा का पालन करना है, वो एक तरीके से इस दर्शन को मानना है कि एंड जस्टिफाई मीन्स हम इस चीज़ की परवाह ना करें कि यह साधन कैसे हासिल होता है। येन केन पर क्रेन, किसी चीज़ को अचीव करना मैकियावेलियन अप्रोच है। अगली और लास्ट विशेषता है उस युग की जिसने मैकियावेली पर प्रभाव डाला, वह है मानव स्वभाव संबंधी धारणा। मैकियावेली ने अपने युग में देखा कि सभी व्यक्ति, भले वो चर्च अधिकारी हैं, शासक हैं, शासन के अधिकारी हैं या आम नागरिक हैं, वो भ्रष्टाचार के आचरण में लिप्त थे। तो मैकियावेली का यह विश्वास हो गया था कि मनुष्य में ना तो कोई ईश्वरीय गुण है और ना ही वह नैतिक प्राणी है, जबकि मनुष्य में चालाक और खूंखार प्रवृत्ति के जानवर की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो मैकियावेली का जो उसका मानव व्यवहार का जो अनुभव था, उसके आधार पर उसने जो मनुष्य के स्वभाव की जो धारणा बनाई है, चालाक, खूंखार, धोखा देने में लिप्त, अविश्वासी, ये जो मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये मैकियावेली के दर्शन में उसके अपने अनुभव से उपजी हुई है। जैसा कि डनिंग ने कहा था कि मैकियावेली अपने युग का सही अर्थ में शिशु है, वैसे ही W.T. जोन्स ने कहा मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है। तो ये हमने देखा कि कैसे मैकियावेली अपने युग की जो परंपराएं थी उनको कितना अच्छे से धारण करते हैं। इसी वजह से मैकियावेली को युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है। थैंक यू सो मच।